नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके। आज की इस क्लास में हम 8th क्लास ध्वनि जो कविता है, आपकी पहली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, उस पर आधारित ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पूरी कविता बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में सरलार्थ, इसकी व्याख्या, सरल इसका अनुवाद हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप कोई भी लेसन या पोइम या कविता पढ़कर उसका अर्थ नहीं समझते, उसके संबंधित आपको जो प्रश्न उत्तर करने में, क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और थोड़ी सी क्या, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जब तक हमको कोई लेसन या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम उस पर तर्क वितर्क करना या किसी प्रकार का सवाल जवाब करना हम सही नहीं समझते, और न ही हमें इसके लिए अलग से कुछ हमारे पास होता। तो जब तक हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते तब तक हमें उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आसानी से समझना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। प्लीज़ पहले वो कविता ज़रूर पढ़िए। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं दूसरी इसकी जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर टारगेट विद केके यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, नया जोश मिले और लगातार हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके कैसे हैं, कविता से संबंधित सारे प्रश्न आपके। पहला जो प्रश्न है अभ्यास का वो है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन के अंदर, और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको इसमें कुछ एक प्रश्न ऐसे भी बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आते भी हैं, और इस बार भी आपके पेपर में आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला ही प्रश्न है और कविता की पहली जो लाइन थी वहीं से लिया गया है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि आशावादी है, क्योंकि पूरी कविता ही आशावादी विचारों से ओतप्रोत है। उसे स्वयं पर पूर्ण भरोसा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। वह सक्रिय एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि पूरे कविता के दौरान हमने देखा है, पाया है कि जो कवि है बिल्कुल जोश में है और बिल्कुल यौवन अवस्था में है, और वो जी भर के काम करना चाहता है, कर्म पर विश्वास रखता है और कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी तो यौवन आया है, अभी तो उसके काम करने की उम्र है, अभी तो उसने बहुत काम करना है, इसलिए उसका जीवन का अंत अभी हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा सकारात्मक उसमें एनर्जी है, इतना एनर्जी का भाव है, दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति है उसके मन में कि उसका अंत हो ही नहीं सकता, इतना सकारात्मक उसके मन में भाव है। वह वसंत की भांति अपने कार्यों से अपने यश रूपी सुगंध को चारों ओर बिखेर देना चाहता है। जो उसमें एक जोश है, उस जोश को फैलाना चाहता है, उस जोश के बलबूते पे वो अपना कर्म करना चाहता है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहता है। तो इसीलिए उसको विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता के आधार पर भी इसको लिख सकते हो आप, थोड़ा बहुत चेंज करके। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। वह कलियों पर वसंत रूपी हाथ फेरकर उन्हें विकसित कर देगा। विकसित का मतलब उनको अच्छे से तैयार कर देगा, फल फूल उनमें ताजगी भर देगा एक प्रकार से, अर्थात उन्हें फूल बना देगा, तथा अपने प्रयास से उन्हें हमेशा ही खिला रहने देगा। यानी कवि की आशा है, उम्मीद है, एक भरोसा है कि जिस प्रकार उसके जीवन में यौवन हमेशा रहता है, नई जोश, नया ऊर्जा, नई स्फूर्ति हमेशा रहती है, वैसे ही वो फूलों की जो ज़िंदगी है, फल फूल हैं, उनको भी कभी मुरझाने नहीं देगा, उसकी ज़िंदगी भी कभी समाप्त नहीं होने देगा और हमेशा उसको इसी प्रकार से ताज़ा रहने देगा। वह अपने काव्य के माध्यम से युवकों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। अनंत का मतलब जिसके जीवन में कभी कोई अंत ही ना हो, कभी निराशा का भाव ही ना आए, ऐसा संचार वो लोगों के मन में, युवाओं के मन में पैदा करना चाहता है। तीसरा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। पुष्प से तंद्रा आलस, शहर खींच लूँगा मैं या खींच लूँगा मैं, तो ये आपकी कविता की लाइन थी, वहीं से उठाया गया है। कवि अपने हाथों के सुधा रूपी, यानी सुधा का मतलब अमृत से है, सुधा रूपी
स्पर्श से पुष्पों की नींद और सुस्ती मिटाकर उन्हें स्फूर्तिवान, स्फूर्ति का मतलब ऊर्जा, ताजगी, आलस्यहीन जिसमें कोई प्रकार का आलस न हो, एवं पुष्पित करना चाहता है। पुष्पित का मतलब फूलों जैसा खिलाना, खिलना, खिलना। वह ऐसा इसलिए करना चाहता है कि धरती पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराश, मायूसी युवकों में न रहे, यानी किसी प्रकार का दुख दर्द युवाओं में हो ही न। कवि चारों ओर वसंत की हरियाली, सुंदरता एवं सुगंधित वातावरण की भांति प्रसन्नता, सुख एवं समृद्धि देखना चाहता है। कहता है पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में, सभी युवाओं के दिलों में, मन में, जीवन में एक नई उमंग व उत्साह का संचार हो और कभी उनके जीवन में दुख हो ही ना, ऐसा सबका जीवन हो, यही मंगल कामना करता है। और इसी कामना के साथ उन्होंने कविता की रचना की है। एक आशावादी विचारों से भरी हुई कविता है। अगला क्वेश्चन है कविता से संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? देखो कविता में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है, साधारण जीवन शैली में पता है, तो वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। तो हमारी जो मुख्य ऋतुएं हैं उसमें सभी ऋतुओं में जो मुख्य प्रधानता का जो दर्जा मिला है वो वसंत ऋतु का है। ऋतुराज, ऋतुओं की राजा कहा गया है। आपस में चर्चा कीजिए। चर्चा करने का मतलब है इसको एग्जाम की दृष्टि से देखना है, हमें लिखना भी है उसमें भी। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया? ऐसे क्या गुण है इस ऋतु के अंदर जिससे बाकी ऋतुओं से इसको अलग रखा गया, श्रेष्ठ बताया गया है? तो भारतवर्ष में साल भर में 6 ऋतुएं आती हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, पतझड़ आदि सभी वातावरण को प्रभावित करती है, यानी हर एक का अपना अपना अलग अलग भाव है, अलग अलग क्रियाकलाप है। गर्मी में लोग दुखी होते हैं, सर्दी में पीड़ादायक होती है, यानी सर्दी में लोग इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि उसमें लोग सिकुड़ जाते हैं, ठिठुर जाते हैं। वर्षा कुछ देर तक तो अच्छी लगती है, लेकिन बाढ़, मच्छर आदि के बाद भी पीड़ा पहुंचाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी अवगुण है, कोई ना कोई बुराई है। इसी प्रकार पतझड़ में सभी वृक्ष सौंदर्यहीन हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल झड़ जाते हैं, वो भी थोड़े अच्छे नहीं लगते उस समय। किंतु वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, यानी देखो बाकी सारी ऋतुएं यहाँ अच्छी हो जाती है हरियाली आने के बाद भी। पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती है, फूलों की सुगंध से वातावरण महक उठता है, सभी बच्चे, बूढ़े, युवक आदि के जीवन में प्रसन्नता का संचार होने लगता है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा गया है। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार हमारे जीवन में नई उमंग, नया जोश, स्फूर्ति, आनंद आता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु के आनंद से सभी ओर, चारों ओर, प्रकृति के हर कण में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीव के मन में एक नई ताजगी आ जाती है, इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। आगे देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, बाकी लगभग हमने कर लिए हैं। बाकी वही क्वेश्चन कुछ एक रिपीट हो रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। कवि ने अपने जीवन की तुलना किस ऋतु से की है? तो वसंत ऋतु से की है, साधारण सी बात है, इसको लिख सकते हो जोड़ के। अनंत से मिलन का क्या तात्पर्य है? अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, अर्थात जो सदा ही सत्य रहता हो या सदा ही रहता हो, उसको अनंत कहा गया है। यहाँ अनंत से मिलन का तात्पर्य ईश्वर से मिलन है, ठीक है, अपने आराध्य ईश्वर से मिलन की बात की गई है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न आप वैसे करना चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मुझे नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है। कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार व्यक्त किए, यानी जो ध्वनि कविता है उसका शीर्षक रखा गया है, तो वो किस प्रकार से ठीक है या नहीं है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। ध्वनि शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है और पहले क्वेश्चनों से रिलेट भी करता है। जो बसंत जो आपकी ऋतु थी उसको ऋतुराज क्यों कहा गया है, ये भी प्रश्न इसमें है। और जो 3 आपके हमने अलग अलग प्रश्न पहले अभ्यास के पढ़े थे उनमें भी प्रश्न रिलेट करता है, तो उन्हीं से लिया गया प्रश्न है ये आपका। प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य जीवन से निराशा और हताश हुए लोगों को नया उत्साह व नई जागृति देना है। यानी कहने का भाव सीधा सा यही है, जो लोग हताश हैं, दुखी हैं, निराश हैं, उनको या उनके जीवन में आशा का संचार करना है, बस। ये आपने पढ़ लिया है। पुष्प में तंद्रालस शहर सीन चलूँगा मैं, वही पर्सन है, फिर से आ गया दोबारा से, तो इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजिंग है तो आप इसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेसन था अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के साथ, तो बहुत ही अच्छा लेसन है, इसमें हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा जो वीडियो है पूरा वीडियो आपने देखा, अच्छे से ध्यान से इसको समझा और एक एक बात पे आपने ध्यान दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये बात बोलनी ज़रूरी नहीं होती कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार हमारे मन में होता है कि वीडियो देख भी लेते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हमारे काम का भी है, लेकिन हमें उस टाइम याद नहीं रहता थोड़ा सा कि हमें सब्सक्राइब भी करना है, तो मैं आपको याद भी दिला देता हूँ बीच बीच में। तो इसको, ये मेरी थोड़ी सी बुरी आदत है,
तो इसको थोड़ा सा इन्जॉय भी करें आदत को, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा तो हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, इसी तरीके से। थैंक यू।